शाम के 6 बजने वाले हैं। वक्त है 6 के सिक्सर का। इसमें हम आपको दिन भर की चर्चित खबरें दिखाते हैं। बिहार के साथ साथ देश और दुनिया की खबरों पर भी हमारी नजर होती है। जो बात क्राइम, मनोरंजन, खेल से लेकर कारोबार तक की खबरें हम आप तक पहुंचाते हैं। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं गया को मिली बड़ी सौगात के साथ, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा का कारवां गया में रहा। उन्होंने करोड़ों की विकास योजनाओं की सौगात दी और विकास योजनाओं का जायजा लिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यहां 1437 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। सीएम ने 29 करोड़ की लागत से बनी मॉडल प्रभावती अस्पताल भवन का उद्घाटन भी किया। इमामगंज की बात करें तो इमामगंज में डिग्री कॉलेज का शिलान्यास मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया। इसके साथ ही सीएम ने बोधगया के बत्सपुर गांव में सम्राट अशोक वाटिका और गांधी खेल मैदान का उद्घाटन किया। सीएम ने जीविका दीदियों के स्टॉल का जायजा लिया और उनसे संवाद किया। यहाँ जो बची हुई योजनाएं हैं, पिछले 19-20 वर्षों में जो विकास के काम हुए हैं, जिससे गया के साथ साथ पूरे बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों को भी जो सूरत बदल चुकी है, सड़क, बिजली, पानी, इन सब चीज़ों में विकास हुआ है। अब जो वैसी प्रमुख योजनाएं अगर छूटी हैं तो उनकी पहचान करके उनके निदान की व्यवस्था करना, यही मकसद है प्रगति यात्रा का। और आज गया जिला में भी कई जगहों पर मुख्यमंत्री जी ने स्वयं जो समस्या स्थल हैं उसका निरीक्षण किया है और उसके निदान का तत्काल उन्होंने निर्देश संबंधित विभाग के उच्चाधिकारियों को दे दिया है। सर, काफी बड़ा सौगात है 1450 करोड़ का गया के लिए। बिल्कुल, गया शहर और गया जिला भी उतना ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको जब मुख्यमंत्री सौगात देंगे तो बड़ा होगा ही। तो गया को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से बड़ी सौगात दी गई है। इमामगंज के मुरहर नदी पर बियर बांध का निर्माण किया गया, जिसमें लावाबार, बारा और सोंदाहा बांधों का जीर्णोद्धार भी किया जाएगा। तो ये क्या क्या योजनाएं हैं जो आपको मूर्त रूप में आने वाले वक्त में नजर आएंगी, जिससे गया का विकास होगा। इनमें लावाबार, बारा और ये वो तमाम जिनका जीर्णोद्धार किया जाना है। घुघरी टांड और मुफस्सिल मोड़ पर 2 फ्लाईओवर का निर्माण इसमें है। गया परैया गुरारू रोड पर चौड़ीकरण कराया जाएगा। बेलथू गांव में अल्पसंख्यक आवासीय स्कूल का निर्माण होगा। कंडी, नवादा और सिलौंजा में 2 पार्कों का निर्माण भी इसमें शामिल है। बागेश्वरी रेलवे गुमटी पर आरओबी का निर्माण कराया जाएगा। वहीं इमामगंज में डिग्री कॉलेज की स्थापना भी इसमें शामिल है। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है पटना से, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैबिनेट में बड़ा फैसला। जी हां, ये सीएम नीतीश कुमार की कैबिनेट की बैठक और इस बैठक में बड़ा फैसला। 11,251 पथों की स्वीकृति इसमें दी गई है। ग्रामीण कार्य विभाग के तहत ये सड़कें जो हैं बनने वाली हैं। कुल लंबाई इसकी 19,867 किलोमीटर की होगी। सड़क निर्माण के लिए 17,266 करोड़ रुपए की स्वीकृति इसमें शामिल है। आरजेडी के पूर्व सांसद और लालू प्रसाद के साले सुभाष यादव ने बिहार चुनाव से पहले एक बड़ा बयान देकर राज्य की सियासत में भूचाल सा मचा दिया है। सुभाष यादव ने लालू प्रसाद पर अब तक के सबसे संगीन और बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने न्यूज 18 से बातचीत में आरोप लगाया कि लालू प्रसाद के समय सीएम हाउस से अपहरण की डील हुआ करती थी। बड़े बड़े उद्योगपतियों के अपहरण की डील सीएम हाउस से हो रही थी और खुद लालू प्रसाद उसमें मध्यस्थता की भूमिका निभाते थे। सुभाष यादव ने यह भी कहा कि विपक्ष जो लालू राज में सीएम हाउस से अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगातार लगा रहा है, उसमें पूरी सच्चाई है। इस वक्त हम पूर्व एमएलसी और राज्यसभा सांसद सुभाष यादव जी के साथ हैं। सुभाष यादव बिहार की राजनीति के लिए किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं।
लालू प्रसाद यादव के साले के तौर पर भी इन्हें जाना जाता है। राबड़ी देवी के ये भाई हैं और एक बयान आया है इनका, जिसमें इन्होंने कहा है कि एक मामला था सीमांचल का जिसमें किडनैपिंग केस हुआ था और इसमें सीएम हाउस में ये निगोशिएशन हुआ था और इसमें जो डील हुआ था उसको लेकर एक बड़ा बयान दिया इन्होंने। और राजनीतिक क्षेत्र में ये बयान जो है निश्चित तौर पर काफ़ी मायने रखता है और इसको लेकर बिहार की राजनीति भी तेज हो गई है। हम सुभाष यादव जी से ही बात करते हैं, क्या बयान ये आया था, क्या हुआ था उस मामले में? शंकर प्रसाद टेकरीवाल के यहाँ मिलने जा रहे थे, उसमें क्या हुआ था पूरा मामला? नहीं, कुछ हुआ नहीं था। वो ऐसा था जो लोग अपहरण किया था वो तो बाहरी लोग थे, दूसरा लोग थे। बाकी हमारे साथ जाकिर अनवर जो फारबिसगंज के विधायक थे वो हमको पार्टी में लाए थे, तो उन पर ये लोग प्रेशर बना रहा था जो अब कि वो इस सब काम में नहीं थे। रामो बना रहे थे प्रेशर, जैसे साहबुद्दीन ओबुद्दीन लालू जी ये लोग बना रहा था, प्रेशर दे रहा था ये तुम कहीं से ला दो, ये कर दो, वो कर दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो। वो बार बार हमको फ़ोन करे भैया हम इस सब मामले में है नहीं, हमको लोग प्रेशर दिया जा रहा है। तो यही बात हम कहे थे। उसमें सहरसा जिला के बहुत बड़ा अपराधी थे, उन्होंने शायद। तो देखिए, सुभाष यादव की तरफ से एक सनसनीखेज और बड़ा आरोप लालू प्रसाद पर जैसे ही लगाया गया, साधु यादव ने इस पर पलटवार किया है। साधु यादव ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि निराधार आरोप हैं। सुभाष यादव के आरोपों को साधु यादव ने बेबुनियाद बता दिया है। सुभाष यादव पर साधु यादव का पलटवार इस रूप में, उन्होंने कहा कि 35 साल बाद आरोप आखिर क्यों लगा रहे हैं, यह भी अपने आप में सवाल है। 35 साल के बाद क्या इनकी आंख खुली है? किसी पार्टी से कोई पद इन्हें लेना होगा, इसी वजह से ऐसे बेबुनियाद आरोप लालू प्रसाद पर सुभाष यादव लगा रहे हैं। हमारे साथ पूर्व सांसद साधु यादव मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। साधु जी, लालू यादव के साले और आपके भाई सुभाष यादव ने जो आरोप लगाया उस आरोप पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि आपका लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है? ये निराधार है आरोप, बेबुनियाद है आरोप। उसी से पूछना चाहिए कि तुम क्या करता था वहां पर। लालू जी पर जो आरोप लगा रहा है खुद उसी से सवाल करना चाहिए, उसी से पूछना चाहिए पहले क्यों नहीं आरोप लगाया। आज जो 30 बरस होने जा रहा है, 35 बरस होने जा रहा है, 35 बरस होने जा रहा है। 20 साल हो गया नीतीश कुमार का और 15 साल लालू जी का, तो 35 साल के बाद इनको आंख खुला क्या आरोप लगा रहे हैं? ये निराधार। आज संसद में बजट सत्र के पहले चरण का आखिरी दिन था और आज के दिन दोनों ही सदनों में वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट पेश की गई। पहले राज्यसभा में बीजेपी सांसद मेधा कुलकर्णी ने वक्फ बिल पर जेपीसी रिपोर्ट को पेश किया, जिस पर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। उसके बाद लोकसभा में जेपीसी के चेयरमैन जगदंबिका पाल ने इस बिल को पेश किया और बिल पेश होने के बाद लोकसभा में भी सांसदों ने हंगामा करते हुए इसे स्पीकर ने 10 मार्च तक लोकसभा की कार्यवाही को हंगामे की वजह से स्थगित कर दिया। तो लोकसभा में जेपीसी रिपोर्ट आने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर कोई पार्टी इसमें कुछ जोड़ना चाहे तो जोड़ सकती है, सरकार को इससे कोई आपत्ति नहीं है। गृह मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, विपक्ष के कुछ सदस्यों ने आपत्ति जताई है कि इनके जो विमत है, डिस्प्यूट्स है, इनको पूरी तरह से नहीं रखा गया है। मैं मेरी पार्टी की ओर से आपको विनती करना चाहता हूं कि विपक्ष के जो डिस्प्यूट्स हैं एक सिरनीर कर आप संसदीय कार्यप्रणालिका के उपयुक्त रूप में जो जोड़ना है वो जोड़े, इसमें मेरी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं। तो वक्फ संशोधन बिल पर शहनवाज हुसैन ने कहा कि विपक्ष बिना बात के ही हंगामा कर रहा है। इस बिल के पास होने के बाद फर्जी दावे में जरूर कमी आ जाएगी। देखिए, जो वक्फ संशोधन बिल है ये बेहतरीन बिल बना है। इसमें पूरी सलाह ली गई है,
वक्फ जो होता है वो गरीबों के लिए, खासकर विधवा के लिए, यतीम बच्चों के लिए इसका काम होता है, इसीलिए इस नियत से वक्फ किया जाता है। लेकिन इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत थी। अब जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आया है इसमें पूरी तरह सुधार कर दिया गया है। इससे वक्फ की जो जायदाद है वो मजबूत होगी, लेकिन फर्जी दावे कमजोर होंगे। तो वहीं आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में नया आयकर बिल भी पेश कर दिया। बिल पेश होने के बाद इसे सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया गया है। एक बार फिर ये कमेटी अपनी अंतिम रिपोर्ट को प्रस्तुत करेगी तो संसद बिल को पारित करने के लिए उस पर अपना विचार करेगी। महाकुंभ के दौरान ट्रेनों में हुई तोड़फोड़ के मामले पर रेल मंत्रालय अब इस वक्त एक्शन मोड में आ चुका है। ट्रेनों में हुई तोड़फोड़ पर रेल मंत्रालय ने साफ कह दिया है कि तोड़फोड़ करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। आरपीएफ ने अलग अलग जगहों पर एफआईआर दर्ज किए हैं। सीसीटीवी फुटेज से दोषियों की पहचान की जाएगी। जो दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई सुनिश्चित होगी। तो ट्रेनों में तोड़फोड़ की ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, जिसे लेकर रेलवे अब इस वक्त एक्शन के मोड में आ चुका है और अब इन गुंडे लफंगों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष की नियुक्ति की मांग को लेकर छात्रों ने एक अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया। जेपीसी गेट पर छात्रों ने श्राद्ध कर्म कर सरकार से बदहाल जेपीसी को दुरुस्त करने की मांग की। इस दौरान छात्रों ने सरकार पर भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप तो लगाया ही, बाल कटवाकर विरोध जाहिर करने की अनोखी तरकीब भी आजमाई। साथ ही दाह संस्कार के बाद ब्रह्म भोज भी किया गया और अपने विरोध को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास हुआ। अभ्यर्थियों ने जेपीएससी में अध्यक्ष की नियुक्ति तत्काल करने की मांग की। नीति निर्धारण मर चुका है, जेपीएससी का विचार मर चुका है, झारखंड सरकार का विचार मर चुका है। तो आज हम लोग हो सकता है कि आज जेपीएससी का पिंडदान कर रहे हैं, कल हमारे माता पिता या जेपीएससी के अभ्यर्थी कहीं पिंडदान न करे अपने बच्चों को, और ऐसा हुआ है। महीना से जेपीएससी का पद खाली है, इससे युवा लोग कहीं भटक ना जाए, किसी दूसरे ये में चला ना जाए। तो हम लोग इससे सरकार से अपील करना चाहते हैं कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके अध्यक्ष का नियुक्त किया जाए। दुख का क्षण है मुख्यमंत्री जी की जेपीएससी में 7 महीने से चेयरमैन नहीं है। जेपीएससी का चेयरमैन अविलंब नियुक्त करे, ताकि जो छात्र आज आंदोलनरत हैं, छात्र आज मार्मिक हो चुके हैं, छात्र को इस सरकार से अब कोई होप नहीं, कोई भी चीज बचा नहीं है। इसलिए मुख्यमंत्री जी अविलंब जेपीएससी का चेयरमैन आप नियुक्त करें। धनबाद से बड़ी खबर, जहां खड़ी कार में अचानक से भीषण आग लग गई। धू धू कर ये जाल देखिए, कार कैसे जो है वो आग के गोले में तब्दील हो गई। दमकल की टीम ने जब तक आग पर काबू पाया तब तक ये कार जलकर पूरी तरह से खाक हो चुकी थी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जाहिर की जा रही है। झरिया थाना क्षेत्र की ये घटना। ये गाड़ी स्कूल ड्यूटी से एक बच्चा को छोड़ करके आया, यहाँ पे खड़ा किया, सेल्फ मार करके किनारे करने के लिए गाड़ी बस बच्चा को छोड़ दिया था। हाँ, बच्चा को। सर क्या लगता, मतलब ये गैस गाड़ी है क्या? नहीं, गैस गाड़ी नहीं है, पेट्रोल गाड़ी मतलब है। बड़ी घटना घटने से बच गई। हाँ, बड़ी घटना घटने से बच गई। इंस्पेक्टर साहब को फ़ोन किए, इंस्पेक्टर साहब एक रिंग में फ़ोन उठाए, उसके बाद फिर वो फायर स्टेशन को फ़ोन किया है, मैं बिजली डिपार्टमेंट को फ़ोन किया, बिजली डिपार्टमेंट से लाइन कटवाया, किसी तरह का कोई बड़ा घटना ना हो। गोली में आग लगी थी, इसकी सूचना हम लोग का फायर ब्रिगेड, हम लोग तुरंत वहाँ पे दल बल के साथ अपने आए घटनास्थल पर। आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया। कैसे आग लगी कुछ आगे अभी तो पता नहीं चल रही, इसमें जांच चल रही है। और अब बात लॉ एंड ऑर्डर की, जहां मोकामा फायरिंग मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। यहां अब फरार आरोपी मोनू की संपत्ति को कुर्क करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। एएसपी राकेश कुमार खुद कई थानों की पुलिस के साथ आरोपी के घर इश्तेहार चस्पा करने के लिए पहुंचे, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे होंगे। हालांकि इस दौरान सोनू मोनू के घर वालों ने इसका विरोध किया। अदालत के आदेश के बाद बाढ़ एएसपी राकेश कुमार के नेतृत्व में
भारी संख्या में पुलिस ढोल नगाड़े के साथ आरोपी के घर पहुंची हुई थी, लेकिन जैसे ही पुलिस ने घर पर इश्तेहार चिपकाया, बड़ी संख्या में पहुंची महिलाओं ने इसका विरोध शुरू कर दिया। हालांकि पुलिस ने अपनी कार्रवाई को पूरा किया। जो भी इस कांड में अभियुक्त फरार चल रहे थे, उनके विरुद्ध हमने नॉन बेलेबल वारंट के लिए न्यायालय से अनुरोध किया था और हम लोगों को NBW मिला था। इस NBW से बचने के लिए ये जो इसके अभियुक्त हैं, ये अपने आप को छिपा लिए थे या फरार हो गए थे। तो इसके उपरांत हमने माननीय न्यायालय से अनुरोध किया और न्यायालय के द्वारा इन सभी के विरुद्ध इश्तेहार दिया गया है। उस इश्तेहार का आज विधिवत तामीला किया गया। इसमें अगर ये न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होते हैं तो इनकी चल संपत्ति की कुर्की करने के लिए हम लोग न्यायालय से अनुरोध करेंगे और न्यायालय से कुर्की का आदेश प्राप्त होने पर इनके चल संपत्ति की कुर्की करने की विधिवत कार्रवाई की जाएगी। देवघर से बड़ी खबर, जहां मधुपुर में बदमाशों का आतंक लगातार जारी है। बदमाशों ने बम मारकर एक शिक्षक की हत्या कर दी। शिक्षक की हत्या के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। हत्या के कारण हालांकि अभी तक साफ नहीं हो पाए। मधुपुर पुलिस मौके पर पहुंचकर इस मामले की छानबीन में जरूर जुट गई है। बेगूसराय में एसपी के सरकारी ड्राइवर के पिता की हत्या के मामले में 2 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद नाराज ग्रामीणों ने लोहियानगर थाने का घेराव किया और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और दोनों को निर्दोष बताया। आपको बता दें कि लोहियानगर थाना क्षेत्र के नागदह में मंगलवार को दिन दहाड़े विद्यानंद महतो की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने जांच के क्रम में 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया। हुए में उठा लिया। सुबह में हम लोगों को जानकारी मिली। अब ये एक वकील हैं, आपको ये क्या कहेंगे, ये आपस की लड़ाई जो होती है गांव का, तो एक दूसरे का केस भी नहीं लेता है। इतना सज्जन वकील है। भोलानाथ चौधरी इतना पॉपुलर है कि प्रतिनिधि है, किसी सबका काम करता है, सबका विकास करता है और उसको पकड़ के ले आया है। अगर ये दोषी होता तो घर में सोया रहता। बागबाड़ा गांव के पंचायत समिति सदस्य भोलानाथ चौधरी और बागबाड़ा गांव के ही परमानंद चौधरी, जो बेगूसराय कोर्ट में वकील हैं, उम्र लगभग 68 के करीब है और भोलानाथ चौधरी 55-56 के हैं। निर्दोष, बिल्कुल निर्दोष, दूर दूर तक कहीं भी किसी प्रकार अपराध से कोई मतलब नहीं है। विद्यानंद चौधरी की गोली मारकर हत्या हुई थी। उसी केस में पूछताछ के लिए कुछ व्यक्तियों को लाया गया था, जिनसे पूछताछ चल रही है। पूछताछ के बाद इन पर अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। जो हिरासत में लिया गया है वो नामजद है या मतलब कोई हिरासत में नहीं लिए गए, नहीं, अभी जांच में है। और अब बात कारोबार की, तो शेयर बाजार में सेंसेक्स आज 32 अंक की गिरावट के साथ 76,138 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 13 अंक की गिरावट दर्ज की गई। ये 23,031 के स्तर पर जाकर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 15 में गिरावट और 15 में तेजी देखी गई। निफ्टी के 50 शेयरों में से 27 में गिरावट और 23 में तेजी रही। एनएसई सेक्टोरल इंडेक्स की बात करें तो इसमें आईटी सेक्टर में सबसे ज्यादा 1.00% की गिरावट रही। खबर मनोरंजन जगत की, तो इंडिया गॉट टैलेंट मामले में मुंबई पुलिस ने रणवीर अहलाबादिया को पूछताछ के लिए बुलाया। इस मामले में अब तक मुंबई पुलिस ने 6 लोगों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए हैं। वहीं महाराष्ट्र साइबर सेल ने इस मामले में 30 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और सभी लोगों को सम्मन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया गया। असम पुलिस के मुताबिक उन्होंने मामले में मुंबई पुलिस के आला अधिकारियों के साथ मिलकर सारी पेपर फॉर्मेलिटी को पूरा कर लिया है। जल्द ही असम क्राइम ब्रांच भी इस मामले में आरोपियों से पूछताछ कर सकती है। इधर कॉमेडियन समय रैना ने आखिरकार अपने शो इंडियाज गॉट टैलेंट और इसके लेटेस्ट एपिसोड को लेकर मचे बवाल पर अपनी चुप्पी को तोड़ा। हालांकि उन्होंने माफी नहीं मांगी। समय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे लिए संभाल पाना बहुत मुश्किल है।
तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।